आप सब नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, योगी सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग है और इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री हो सकते हैं, अभी 54 मंत्री हैं। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि कुछ मंत्रियों के नाम जो लिस्ट में शामिल हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं, उनके नाम कट भी सकते हैं और साथ ही साथ कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है उस नाम की है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, क्योंकि उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों से है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र से भी कई मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक जो प्रबल दावेदारी है वो भूपेंद्र चौधरी की है, क्योंकि इस कुछ दिनों पहले तक वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में उनके नाम की संभावना है कि नई जो लिस्ट होगी जो मंत्रिमंडल की, उसमें सबसे प्रभावी दावेदार, प्रबल दावेदार होंगे भूपेंद्र चौधरी। और भी इनके साथ कई नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव है, इलेक्शन है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन जारी है। और ये बताया जा रहा है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई तो उस दरमियान इन सभी बातों पर चर्चा हुई कि योगी मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ किनको मंत्रिमंडल से किनकी विदाई हो सकती है। तो फिलहाल खरमास के बाद ये जो जितने कयास लगाए जा रहे हैं, शायद इस पर कहीं ना कहीं मुहर लग जाएगी और मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि एसआईआर को लेकर के कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है आज वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जिसमें क्योंकि पहले 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब जो बचे हैं 12 करोड़ 44 लाख, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम किन्हीं कारणों से कट गए हैं। जो जिसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, वो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग अन्य राज्यों में हैं, कुछ लोगों का निधन हो चुका है और करीब 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं 6 फरवरी से आप 6 फरवरी तक अपने नामों की जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं और 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक जो भी आपत्तियां होंगी उस पर काम किया जाएगा। 6 मार्च को अंतिम प्रकाशन होगा। तो 3 बजे आज सीईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज्य निर्वाचन आयोग की, तो कहीं ना कहीं उसमें आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज एसआईआर की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो आपसे कुछ ही देरों बाद यूं कहें तो कहीं ना कहीं अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बस्ती से बड़ी खबर की बात है, आज सुबह खबर फाइल तरीके से 9 वर्ष को लेकर लगातार तो आ रहे हैं। अनोखा एक अंदाज देखने को मिला है जहाँ पे बस्ती लिखा है, उसको सुनने के बाद देखने के बाद लोग हंसी मजाक भी उड़ाएंगे। उन्होंने साफ लिखा है स्वादिष्ट व्यंजन और गर्मा गर्म अस्पताल नहीं है, कहीं ना कहीं तो महिलाएं वहाँ पे आती हैं, बच्चों की वहाँ पे जो डिलीवरी होती है, लेकिन अस्पताल में इस तरीके से लेना पवन जैसे भोजपुरी स्टार जो स्टार्स है उनके स्टार्स को लेके उनके गाने पे थिरकते देखना, डॉक्टरों को भी दिखाया गया गाने पे खंड। मुझे बड़ी तेजी से सारे जब सीएमओ से बात की है तो सीएमओ जांच होगी वो की जाएगी, बाकी कार्रवाई चलेगी। सवाल अखंड अभी भी ये उठता है नो हॉर्न जोन, क्योंकि जो महिला अस्पताल है कहीं ना कहीं नो हॉर्न जोन उसको घोषित किया गया है। जो और उन्होंने उस पार्टी में बाकायदा एंजॉय किया, सबके साथ एंजॉय किया, वीडियो वायरल की चीजें की अनुमति के पास है कि अस्पताल परिसर में कर सकते। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से क्या देखना होगा। लेकिन अभी वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें अस्पताल में स्वाभाविक बात है पूरे तरीके से गलत है। आपने जिस तरीके से लेटर जारी किया कि 2 कार्यक्रम रखा जाएगा, यहाँ पे जो है वो रंगारंग कार्यक्रम होगा, यानी कहे जाए गर्मा गर्म रसगुल्ले और स्वादिष्ट व्यंजन, ये
आखिरकार इस तरीके की एक घोर लापरवाही जब इस तरीके से इस परिसर में देखने को मिल रही है और उसके बाद कार्रवाई की बात पर अभी कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई कब की जाएगी? क्या इसके लिए क्या कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा क्या कार्रवाई करने के लिए? क्या कोई मुहूर्त औरत का इंतजार करते हैं क्या? अनोखा ये कारनामा जो चौबीस घंटे अगर वीडियो वायरल हुआ है किसी हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल बस्ती का बड़ा अस्पताल माना जाता है, महिला अस्पताल। हॉस्पिटल में जब ओपीडी चलती है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसके बाद आप लोग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शून्य नजर आया है, लेकिन किसी नहीं कहते 2 दिन बीत चुका है, लेकिन किसी तरह से आज ये बात आने के बाद अधिकारी का बयान तो आ गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही अभी भी कह रहा हूँ कि खाना पूर्ति अखंड। अब बिल्कुल खाना पूर्ति तो साफ तौर पर कई मामलों में देखी जाती है, बड़े से बड़े मामलों में जब इस तरह की खाना पूर्ति देखी जाती है तो शायद ये जो मामला है वो उनके लिए बड़ा छोटा सा होगा, इसमें भी खाना पूर्ति होकर के छोड़ दी जाएगी और जांच के नाम पर आज किसी को आने वाली नहीं है। आज दिखाई तो दूर, कहीं सुनाई भी नहीं देगी, जांच केवल चलती रहेगी, कागजों तक ही सीमित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, जरा पूछिएगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई होती है, फिर भी अंदेशा इतना ही कि कार्रवाई के नाम पर शून्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए संबल से। अनिल, आपके पीछे बुलडोजर कार्रवाई लग रहा हो रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी अखंड, मैं इस समय खड़ा हूँ राया बुजुर्ग में और यह वही गाँव है जहाँ पर एक अवैध मस्जिद थी और एक अवैध बैंक का ढोल भी था बीते दिन में, जिनको बुलडोजर कार्रवाई की गई। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा अखंड, ये 3 मकान थे जिन पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और 2-2 बुलडोजर की मदद से यहाँ पर इनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इन मकान जो 3 मकान है इनका मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। इनको प्रशासन की तरफ से पर्याप्त समय दिए गए, लेकिन समय रहते इसको स्वयं ही नहीं तोड़ पाए, जब जाके प्रशासन ने जो है ये बुलडोजर एक्शन अमल में लाया और आज ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि इनको समय दिया गया था, नोटिस भी दिए थे कि आप इसको हाथ से तोड़ दो, लेकिन समय रहते ये वह काम नहीं कर पाया। अखंड एक अनिल, बड़ा एक बयान वायरल है कि घर जो होगा वो छत से जुदा हो जाएगा, संभल से ही बयान वायरल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये बयान है अपने आप में इस वक्त कहीं ना कहीं इस सुर्खियों में बना हुआ है, किसने ये बयान दिया और क्या इस पर क्यों इस वक्त इतना ज्यादा इस पर हो हल्ला हो रहा है? कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारा जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। पहले जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो बयान है किसने दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया? जी अखंड, ये जो बयान है कि जो अवैध कब्जे में घर होगा वह छत से जुदा होगा, यह बयान है धीरेन्द्र प्रताप जो के तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उनका यह बयान था। और ये उस समय दिया था जब अवैध जगह पर कब्रिस्तान के जो मकान बने हुए थे 20 से 22 मकान, उनको नोटिस दिया था। उस समय का वाकया है जब उन्होंने धीरेन्द्र प्रताप जो है उन्होंने ये बयान दिया था कि अवैध जगह में जो भी कोई मकान या घर होगा वह छत से जुदा होगा। अखंड बिल्कुल अनिल, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीछे जो बुलडोजर कार्रवाई है, बुलडोज किया जा रहा है, उन अवैध जितने भी अवैध मकान बने हुए थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि संभल में कार्रवाई कई दिन देखने को मिली थी कि एक मस्जिद का जो भी हिस्सा अवैध था उसको खुद वहां के लोगों ने तोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी क्योंकि कई अवैध चीजों को इनके द्वारा तोड़ा नहीं गया, कई नोटिस इनको दी गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने उसको ध्वस्त नहीं किया था, जिसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर अनिल, ये तो बुलडोजर कार्रवाई है, लेकिन जो बिजली चोरी की जो बात निकल करके सामने आई थी संभल से, उस पर किस तरीके का एक्शन लिया गया है संभल में? जी अखंड, बिजली चोरी की अगर बात करें तो कल जो है देर रात्रि डीएम और कप्तान दोनों एक्शन में आते हैं और 12 टीमें गठित की जाती हैं और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और जहां पर पहले भी पिछले वर्ष भी बिजली चोरी पकड़ी गई थी, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था और पाया जाता है कि 21 घरों में बिजली चोरी होती है। और अखंड यही नहीं कि बैकग्राउंड में एक मिनी पावर हाउस बनाया जाता है जहां से कई मल्टीपल घरों के लिए वहां से बिजली सप्लाई की जा रही थी, जहां पे डेयरी भी थी और एक 4 मंजिला कोठी थी जो कि एक आरिफ की थी। उस आरिफ के मकान में कमरों में एसी थी और जो कि सबके सब और ना ही जो डीएम थे उन्होंने बताया कि इनका एक इस तरह का प्रोपेगेंडा था कि जो मीटर था वो तो था, लेकिन अलग से साइड से कटिया डाल रखी थी। जो घर का सारा लोड था
वो चलाने का वो अवैध कटिया से चलाया जा रहा था बिजली। तो 81 मामले कल ऐसे थे कि जो बिजली चोरी में सामने आए अखंड। अब बिल्कुल देखिए, इस तरीके की एक संभल से अकेले मामले, इतने सारे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं कि पूरा का पूरा एक मिनी बैकअप ही तैयार कर ले रहे हैं, और किस तरीके से अवैध रूप से लोग अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जनता के ऊपर बिजली की मार पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ सरकार को चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से बिजली की चोरी करते हुए पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के, जिन कंधों पर जिम्मेदारी है इस चोरी को रोकने की, उपाय करना चाहिए कि कैसे इसको रोका जा सके, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहते ना कि वो अपने काम में कहीं भी मगर नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं देती, अधिकारियों को जाकर के बिजली चोरी नहीं पकड़ते हुए दिखाई देता। तमाम ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, उनके समझ से परे है कि उनको कुछ करना है भी या नहीं कुछ करना है। अखंड डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया और साफ तौर पर निर्देशित किया था। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करते हुए मीडिया से बात कही थी और तमाम संभल की जनता से आह्वान किया था कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी बिजली चोरी करता है या फिर कोई ऐसा शख्स है तो उसकी जानकारी प्रशासन या विद्युत विभाग से जुड़े हुए अधिकारी को दो और वो उस पर जल्द ही अमल में लाया जाएगा। अखंड लेकिन आज की बात बताएं, सूत्रों के हिसाब से एक खबर सामने आ रही है जिसमें अभी खाली एक खबर आई है सूत्रों के हिसाब से कि लगभग एक साल में 200 करोड़ रुपए की बिजली की बचत जो जुर्माना है वह संभल विभाग ने, प्रशासन ने वह वसूलने की बात सामने आई है। अब देखना होगा इसमें आगे डीएम राजेंद्र पैसिया क्या कहते हैं। बिल्कुल अनिल, आपने जिस तरीके से खबर दिखाई और देखिए किस तरीके से अगर प्रशासनिक अमला एक्टिव होता है तो किस तरीके से चोरी को रोका जा सकता है, और ना सिर्फ चोरी को रोका जा सकता है बल्कि जो इनके द्वारा गलत काम किया गया है उससे हर्जाना वसूल करके सरकार को कहीं ना कहीं जो इन्होंने हानि पहुंचाई थी वो कहीं ना कहीं लाभ में तब्दील करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अनिल, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, इस बुलडोजर कार्रवाई पर भी और जो बिजली चोरी की समस्या संभल में है उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अच्छा जी, आज हम बताना रहे हैं, हम हरदोई जनपद के मुंडे में चौरा के डाकघर में आज खड़े हैं और चूंकि हम जिस डाकघर में खड़े, हम यहाँ के खुद का एक कस्टमर हैं और ये डाकघर जहाँ पर होता है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना एवं सीजन को लेकर यहाँ पर जो है काफी डाकखाने में खाते खुले हुए और यहाँ की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। क्योंकि हमारे सामने आज यहाँ पर जो अधिकारी, जबकि विजिबिलिटी काफी डाउन हुए उसके बावजूद यहाँ पर देखिए अधिकारी बैठे हुए अपना वर्क कर रहे हैं। देखिए आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं ये, और यहाँ पर ये कस्टमर भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं। और यहाँ पर सर आपको अखंड जी बताएंगे कि जो यहाँ पर जो डाकखाने के पुराने हमारे यहाँ पर जो थे यहाँ पर अधिकारी, वो भी एक समय है जो रिटायर होते हैं, यहाँ पेंशन भी ले रहे हैं। सर एक मिनट सर, आप खड़े रहे। ये हमारे सामने जो ये डाकखाना की ये बहुत पुराने यहाँ पर है सर, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी क्या हैं? यहाँ सुविधाएं जो डाकघर की है सभी सुविधाएं यहाँ चल रही हैं। जैसे सुकन्या खाता है, PLI का है और ESP सेविंग बैंक का खाता है और किसान विकास पत्र, और ये सभी कार्य अच्छी तरीके से किए। सर चूंकि चैनल हमारे साथ लाइव चल रहा है, ठीक है, और हम आपसे जानना चाहें क्योंकि आपने इसमें पूरी उम्र जो इसमें बिताई है, आप यहीं से रिटायर भी है, आज पेंशन भी ले रहे हैं, तो बताएं सर। हाँ, हम पेंशन यही लेते हैं, खाता हमारा नागरिक का है तो वहाँ थोड़ी असुविधा होती है, यही नजदीक से पेंशन यहाँ के पोस्ट मास्टर साहब दे देते हैं और पोस्ट मास्टर साहब बहुत ठीक हैं, बढ़िया। यहाँ जो भी कर्मचारी हैं वो सब बहुत ही हाँ हमारे क्या है सुविधा बता। आदर्श, नेटवर्क कुछ इशू है आदर्श के साथ, फिर से अगर कनेक्ट होना होगा तो कनेक्ट होंगे, तब तक हम अपने चलते हैं दूसरे सहयोगी के पास। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की?
बिल्कुल देखिए अखंड प्रतापगढ़ से खबरें दो बड़ी हैं, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे ठंड से। ठंड का माहौल इस तरीके से है कि गलन बहुत ही तेजी से है, लेकिन कोहरा नहीं। अच्छी अच्छी बात यही है कि कोहरा तो प्रतापगढ़ में नहीं है, लेकिन 2 दिनों से लगातार गलन का माहौल है और ठंड एकदम बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रशासनिक अमले से। एक अच्छी खबर है ये प्रतापगढ़ के डीएम की ओर से, लेकिन वो भी मार्ग लेने हैं, दूसरी खबर भी मार्ग लेने। अच्छी खबर ये है कि प्रतापगढ़ के डीएम ने तकरीबन 43 सेक्टरों में प्रतापगढ़ को जो है बांट दिया है। अच्छी बात है कि 43 सेक्टरों में बांटा गया है। 9 जोनल मजिस्ट्रेट जो है निर्धारित किए गए हैं, 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट निर्धारित किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी छोटे मोटे त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि खिचड़ी का त्योहार है, मौनी अमावस्या है, त्योहार की प्रतापगढ़ से गंगा जी गुजरती है, तो उनके लिए भी तैयारियां की गई। अब मार्च मेले की तैयारियां तो पूर्ण रूप से की गई है, लेकिन दूसरी खबर किसी में ज्वाइन कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ के डीएम तो पूरी तैयारियां कर दे रहे हैं, जोनल में बांट दे रहे हैं, सेक्टर में बांट दे रहे हैं, पीसी रैंक के अधिकारियों को एक एक तहसील दे रहे हैं, भले वहां पे एसडीएम तैनात हो या ना तैनात हो, वो बांट दे रहे हैं। लेकिन जो इनके कर्मचारी हैं वो माघ मेले की पूरी लीपा पोती में जुटे हुए हैं। मेरा इसी मैं लास्ट बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, लगातार मैं बता रहा हूँ कि एनएचआई का काम अगर होना ही था तो माघ मेले के बाद भी शुरुआत किया जा सकता था। अभी मैं अपनी आवाज से निकला था, मुझे यहाँ भगवत सिंह जी जो कि शहर का एक दूसरा छोर कहा जाता है, वहां तक आने में मुझे आधे घंटे लग गए। सोचिए, कंस्ट्रक्शन का काम आपने शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी चीज ये आपको बता रहा हूँ अखंड कि कंस्ट्रक्शन का काम वहां शुरू किया जा रहा है जहां से जैसे कि किसी बड़े नेता का आवास हो, किसी बड़े शोरूम का आवास हो। अब इतना तो आप समझदार हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि अगर कोई बड़ा दुकानदार है तो वो ठेकेदार उनसे मिल करके 2 दिन के अंदर काम समाप्त कर दे रहे हैं। सोचिए, 2 दिन के अंदर काम समाप्त हो जा रहा है, लेकिन एक पुलिया बनाने में अभी 1 महीने बीत गए हैं, अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा ही नहीं है। तो ये काम चल रहे हैं। दूसरी चीज ये हो रहा है कि जाम का ध्यान अभी प्रतापगढ़ दे नहीं रहा है लगातार, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जाम लगना ही लगना है, स्वाभाविक सी बात है। जो माघ मेले में श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान की डुबकी लगाने के बाद, स्वाभाविक सी बात है कि अयोध्या जरूर जाते हैं। और ऐसी मान्यताएं भी है कि स्नान के बाद अयोध्या दर्शन करने के लिए पहले से लोग जाते थे। आज राम मंदिर बना है उससे नहीं, उससे पहले भी लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए स्नान करने के बाद जाते ही थे। तो अब फिलहाल जिस तरीके से प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला अधिकारी आदेश दे रहे हैं, लेकिन लीपा पोती में लग रहे हैं छोटे मोटे जो कर्मचारी होते हैं, वो लीपा पोती में उनको सिर्फ मैं फिर से एक चीज पुष्टि कर रहा हूँ, नहीं करता, साफ तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, उनको सिर्फ माघ महीने का पैसा आ रहा है, उसमें उसमें उनको कितना परसेंट, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कहा जाता है मैं उसी की बातों को दूसरे की बातों को यहाँ कर रहता हूँ। उनको अपने पैसे से मतलब है, परसेंटेज से मतलब है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं। और साफ तौर पे कुंभ में बाईपास देखा गया था, अब बाईपास फिर से ओपन कर दिया गया है। आपके गूगल मैप पे दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पे रोड पे, क्योंकि कोहरा ठंड का सीजन है, रोड पे पट्टियों को व्हाइट पट्टी जो लगती है साइड साइड में लगाने के लिए, उसका भी बजट पास हुआ, लेकिन वो ना के बराबर है। आपको हर एक लैंडमार्क, हर एक चौराहों पे बोर्ड लगाना था, लैंडमार्क, उसका भी बजट आया, उसका भी पैसा गबन कर ले गए। क्योंकि देखिए माघ मेले का स्टार्टिंग से पहले से ही तैयारियां हो जाती है। देखिए 4 जिले ऐसे हैं कि जिनको हाई रेट पे रखा जाता है। एक प्रयागराज, प्रयागराज के बाद से सीधा दूसरा नंबर आता है, वो है आपका प्रतापगढ़, और तीसरा नंबर सुल्तानपुर की अयोध्या। और उधर से प्रयागराज, जौनपुर और बनारस के लिए और मिर्जापुर के लिए दर्शन करने के लिए लोग उधर ही जाते हैं और इधर भी आते हैं। साफ तौर पे अगर कोई लखनऊ से भी आता है तब भी बनारस के लिए दर्शन करने के लिए जरूर जाता है, और चाहे वो अयोध्या ही चला आता है, उसके लिए दोनों ही पास पड़ते हैं। तो साथ होकर देखिए प्रशासनिक अमला लगातार लिपापोती में लगा हुआ है। कल भी मैं दिन भर घूमता रहा और अधिकारियों से पूछता रहा, ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, लेकिन ऑफ द कैमरा सब बात करने को तैयार होते हैं। आखिर क्यों होते हैं, ये सोचने वाली बात आप क्यों समझ सकते हैं। आप लखनऊ बैठते हैं, मैं तो छोटा सा सिखा देता हूँ। आप सोचिए कि ऑन कैमरा कोई बात करने को नहीं, आरटीओ से बात करने का प्रयास किया, यातायात
सीओ से बात करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि नैन्सी सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कोशिश करने का प्रयास किया था। किसी नंबर पे मैंने कॉल किया था, लेकिन उनका फोन लगा नहीं। अगर एसडीएम से मुलाकात होती तो मैं जरूर पूछता कि आखिर जो श्रद्धालु आज आ रहे हैं उनको इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आप रेड बटन तो बांध दिया है, आप गाड़ियां बाउंस कर रहे हैं, आप चालान कर रहे हैं, लेकिन जो चालान करने की समस्याओं को तो दूर करिए। अगर पब्लिक को समस्याएं हो रही है तो आप कारण हो रही है, आप उन समस्याओं को दूर करेंगे तो ना जाम लगेगा, ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ना पब्लिक इधर उधर गाड़ियां खड़ी करेंगी। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जिन जिम्मेदारों के कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदार ही अपनी जो जिम्मेदारी से उससे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ चुके हैं। कोई भी आदेश निर्देश उनको जारी किया जाए, उस आदेशों का कोई मतलब नहीं है। ये जो आदेश जारी होते हैं ये आम जनता के लिए होते हैं, खास लोगों के लिए नहीं होते। उस खास लोगों में ये अधिकारी हैं, तो इनके लिए इन आदेशों का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना आदेश जारी करें, या फिर उनके जिलाधिकारी क्यों ना जारी करें, या प्रमुख सचिव उनके विभाग के क्यों ना जारी करें, कोई मतलब नहीं है। उन आदेशों को केवल और केवल ये लोग सोचते हैं कि आराम से आएगा, इस आदेश का जब कोई जवाब देना होगा तो आराम से दे लेंगे। आम जनता किसी तरीके से परेशान रहे, वो हताश रहे, निराश रहे। हमारा जो काम है, हमारे काम को हम अपने तरीके से करेंगे, हमें उसमें कोई ज्ञान ना दे। और सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकारियों के साथ एक बड़ी अच्छी समस्या है, और हर चीज का जवाब इनके पास पहले से मौजूद है। ऑन कैमरा ये कुछ बोलेंगे नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड या करके ऐसी ऐसी अपनी परेशानियां बताएंगे, इतनी व्यथाएं बताएंगे कि आदमी उसी में कहेगा हाँ सच में अधिकारी साहब मजबूर हैं, परेशान हैं, इनके पास इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि करे तो करे क्या बेचारे, इनके ऊपर से आदेश आया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को काम करना है वो किस तरीके से काम करते हैं वो दिख रहा है। संभल में अभी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे कि किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं जिला अधिकारी और एसपी, वो दिखाई दे रहा है। और भी अन्य जिले हैं, अवनीश भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ते हैं, वो भी दिखाई देता है, लखनऊ में भी दिखाई देता है, और भी अन्य जिलों में दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल प्रतापगढ़ का मामला ही है, कहा ना कि प्रतापगढ़ प्रतापी लोगों का एक गढ़ है। उस गढ़ में इतने सारे प्रतापी एक साथ इकट्ठा है, एकजुट है कि वहां पर या तो उनके प्रताप के आगे ये लोग नतमस्तक है, या बेबस है, या लाचार है, या फिर इनका ही प्रताप इतना ज्यादा है कि इनके प्रताप से सारे के सारे प्रतापी अपने आप से ढेर हो गए। फिलहाल प्रतापगढ़ की बात अपने आप में निराली बात है, और प्रतापगढ़ के अधिकारी अपने आप में बड़े प्रतापी हैं। इनको ना तो इनको पास कोई सवाल का जवाब है तो ऑफ द कैमरा है, ऑन कैमरा कुछ कह नहीं सकते। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, निराश रहे, हताश रहे, परेशान रहे, लेकिन प्रतापगढ़ के जो प्रतापी अधिकारी वो अपने आप में मस्त रहेंगे। यानी जल्द से जल्द अपनी बात खत्म कीजिएगा, क्योंकि इंद्रवीर हमारे साथ है रायबरेली से। बताइए। बिल्कुल, प्रतापगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी प्रतापी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर मैंने कुंभ में सवाल पूछा था, कुंभ जाने से पहले, और कुंभ आने के बाद भी मैंने सवाल पूछा, और उसमें एक दो कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर, लेकिन अभी तक उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केवल बस्ते में ही पड़े रहते। देखिए, जिलाधिकारी कितने भी आदेश दे दे, कर्मचारी जो होते हैं वो अपने ही में मस्त रहते हैं। उनको शाम सुबह 10 बजे आना है, 9:30 10 बजे पार्टी आते हैं, और शाम को 5 घड़ी का देखा वो चले जाएंगे। काम क्या हो रहा है, माघ मेले को लेकर तैयारियां क्या चल रही है प्रतापगढ़ में, ये केवल कागजों में रह जाता है। जो पैसे होते हैं उसका गमन हो जाता है, पैसे का कुछ अता पता नहीं चलता है। साफ तौर पे देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम बंद होना चाहिए था ये 1.5 महीने, लेकिन इन्होंने केवल शहर को जाम के जाम में बचाने के लिए ये पूरा का पूरा किया। और यातायात केवल अपने आप को केवल राज्य का कोष भर रही है, और सीधे अपना टारगेट पूरा कर रही है यातायात, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यातायात का। यानी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही दिक्कत है कि जो टारगेट मिला है उस टारगेट को पूरा करते, अन्य उस टारगेट को छोड़ करके किसी और टारगेट की तरफ लगे हुए। दिक्कत ये है ना, टारगेट जो मिला है उस टारगेट को पूरा नहीं करना है। इनका एक अपना टारगेट बनाया हुआ टारगेट है, जो सरकार ने टारगेट दिया उस टारगेट से कोई मतलब नहीं, जो इनके उच्च अधिकारी ने इनको टारगेट दिया उससे कोई मतलब नहीं, जो समस्या जनता के द्वारा बताई जा रही है उस टारगेट को पूरा करना उससे कोई मतलब नहीं। टारगेट अपने द्वारा जो बनाया गया है, इनका जो खास टारगेट है उस टारगेट पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं उस पर, और उसी टारगेट पे लगे हुए हैं। और सारे अधिकारियों का एकमात्र काम होता है अपने टारगेट को पूरा करना, और उनका टारगेट क्या है भली बात आप भी जानते हैं, और शायद उत्तर प्रदेश की जनता भी भली बात अच्छे तरीके से जानती है कि वो अपने टारगेट के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे, पर उस टारगेट के लिए ही। भले ही जनता परेशान रहे, हताश रहे, निराश रहे, अधिकारी उनको कहते कहते थक जाए, मुख्यमंत्री आदेशित करते निर्देशित करते रहे, लेकिन
जो अधिकारी है ना अपने आप में मस्त है, अपने टारगेट में व्यस्त है। फिलहाल अधिकारी मस्त रहे, व्यस्त रहे टारगेट में, लेकिन जनता की परेशानियों, जनता के सरोकार, जनता से जुड़ी समस्याओं का कम से कम निराकरण करें, इस बात पे विशेष फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। अपना भी टारगेट रखिए, उस टारगेट को सेट कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, उसी में व्यस्त रहिए, मगर समस्याओं का समाधान जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार हमने, आपने और उत्तर प्रदेश ने देखा, परिवहन विभाग के चाहे जितने बड़े अधिकारी रहे हों, और कई सारी तमाम उसमें कार्रवाई भी देखने को मिली। और उस कार्रवाई के संबंध में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से रायबरेली जिले में ARTO प्रवर्तन अंबुज कुमार, PTO रेहाना बानो और ऐसे तमाम सारे जो और दलाल थे, या यूं कहें और तमाम सारे लोग ऐसे जो वसूलीबाज थे, इन वसूलीबाज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, FIR दर्ज हुआ, यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में। और उसके बाद रायबरेली में अब हाल में उनको जो है तैनाती मिली है। नए ARTO प्रवर्तन विनय कटियार को सैटरडे के दिन जो है एक लिस्ट आई कि इनका रायबरेली जिला किया जाता है। खैर अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, और मुलाकात होगी और अच्छे से बात भी की जाएगी कि जो जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी अब इतने बड़ी कार्रवाई के बाद दी गई है, आखिर उस पर आपका क्या कहना है? ये जब मिलेंगे, उनसे बात होगी, तब उनसे पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 से 8 जनवरी को सभी राज्यों के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इसकी एक बैठक करेंगे। और नितिन गडकरी जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, और ये जितने भी राज्य के मंत्री हैं, 7-8 जनवरी को ये बैठक होगी। और ये बैठक की अध्यक्षता जो करेंगे नितिन गडकरी करेंगे। वहां के, चूंकि अभी हाल में हमने देखा और आपने भी देखा कि राजस्थान में भी लगभग 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, सेम पैटर्न पे। जो उत्तर प्रदेश में था वो राजस्थान में। तो ऐसे तमाम सारे राज्यों में, इसका मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट था। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, वसूली का जो चल रहा था। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा रैकेट एक है, आपको बता दूं अखंड, कि जिस तरीके से बसों, जैसे आप अगर पहले तो हम लोग का 90 का दौर था, या और भी तमाम सारे दौर थे, तो रोडवेज और रेलवेज के अलावा कोई ऐसे साधन नहीं थे। अब ऐसे साधन हो गए हैं कि आप एक फोन करिए, आपके घर से आपको पिक कर रहे हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है, राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है, तो ऐसी ऐसी बसें चल रही जो शायद रायबरेली से, हमने देखा बिहार से गाड़ियां आती हैं। और हम देखते हैं यहाँ अपने लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर अखंड कि अभी भी लगभग ये मान चलिए कि 5 से 6 गाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार से डेली रायबरेली होकर बिहार से आती है, और रायबरेली होकर, मतलब अलग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, और कई सारे राज्यों को चीरते हुए ये परिवहन विभाग की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम सारी बार हमने देखा। और लखनऊ में आपने भी कवर किया, हमने भी देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा कि तमाम सारे लोग आग की लपेट में आए और मर गए, जान गंवाई। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही। तो इसमें देखिए, अभी ये नहीं कि अभी ये एक्शन हुआ, ये एक्शन की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। अब जो घटनाएं हो रही है, क्योंकि वो घटनाएं किसी के बस में नहीं है, अगर कोई घटना हो गई तो रोकना तत्काल उसको जिस तरीके से घटनाओं को, वो मुझे लगता है संभव नहीं है। क्योंकि हाँ, सरकार के पैटर्न है कि उसको आप दुरुस्त रखिए, और सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो होती है, फायर की, इंस्ट्रूमेंट की, और तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस सब को लेकर के सरकार ने बहुत तेजी से शिकंजा कसा है। पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है कि अवैध वसूली को लेकर के सरकार सशक्त है, और उस सशक्तिकरण को लेकर के ये बैठक 7 से 8 जनवरी निकल के खबर आ रही है कि अध्यक्षता नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जो परिवहन विभाग के हैं, उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन मंत्री को बुलाया है, और एक बैठक होगी। और इस बैठक में कुछ ठोस निर्णय और लिए जाएंगे, या यूं कहें एक अच्छे से जो मॉनिटरिंग है वो इस बैठक में की जा सकती है। जी अब बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वसूली गैंग पूरी तरीके से एक्टिव है, और वसूली गैंग का केवल एकमात्र काम है अपने काम को छोड़ करके वसूली करना। और शायद यही कारण है कि इसके लिए खुद सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कमान संभाली और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही, और इनके पूरे नेटवर्क को, पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए STF को कमान सौंपी। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जिन कंधों पर जिम्मेदारी है लोगों की हिफाजत की, लोगों की जान की, उन कंधों ने ही पूरी तरीके से अपने आप को जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से मुक्त कर लिया है, और साफ तौर पर अपने आप को जिम्मेदारी लगाई है
तो वसूली गैंग के एक सक्रिय मेंबर के तौर पर, सक्रिय मेंबर के सदस्य बन करके उस तरीके से, पूरी तरीके से उस नेक्सस में जुड़ करके किस तरीके से जो अवैध काम कर रहे हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो मोरक गिट्टी से लदा हुआ ट्रक हो उसको पार कराया जाए, उससे वसूली की जाए, या फिर अवैध तरीके से जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है उस पर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इतने हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, कई बार इन गाड़ियों की वजह से लोगों की जान सकते में आ जाती है, लोगों की सांसें तक रुक जाती है, थम जाती है। क्या होगा उन जगहों पर कार्रवाई करने के नाम पर, किस तरीके से लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, ये इंद्रवीर बता भी रहे हैं। रायबरेली का मतलब ये नहीं कि रायबरेली से कुछ ही गाड़ियां आती है, कुछ राज्यों से आती है, बिहार से ही आती है, कई जगहों से गाड़ियां आती हैं। इंद्रवीर उस चीज को ही बता रहे हैं कि किस तरीके से कई राज्यों से और कई जिलों से होकर के गुजरती है। और ये रायबरेली का ही नहीं, ये लखनऊ में भी आप देखेंगे तो बहराइच से, गोरखपुर से, मतलब तमाम सारे जिलों को, तमाम सारे राज्यों से, नेपाल से, मतलब नेपाल से, और मतलब मैं अगर बात करूं तो शायद आउट ऑफ कंट्री, जैसे हमारे यहाँ नजदीकी बॉर्डर है नेपाल, तो इधर से तमाम सारी सवारियां आती है। ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश या देश की है, भारत देश के बाहर की भी सवारियां होती है, उनमें ट्रेवलिंग करती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये जो बसें जारी, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ इनके हूँ कि इन बसों में जो नियमितता होनी चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो पारदर्शिता जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें, मतलब अखंड मैं आपको बताऊं कि अगर चोट लग जाए तो जो किट होनी चाहिए मेडिकल की, वो तक नहीं तक होती। तो ऐसे तमाम सारे यंत्र हैं जो परिवहन निगम या परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं, वो भी फुलफिल नहीं होते हैं। और इस पे कई तमाम सारी हमने घटनाएं देखी, तो इसको लेकर के ये था। खैर, ये एक बड़ी खबर थी कि अब ये बैठक होगी तो शायद इस पे और भी कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरी खबर है, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। हमारे पास एक तस्वीर है, तस्वीर यह है कि रायबरेली से कुछ करनी सेना के कार्यकर्ता निकले थे उन्नाव के लिए, और उन्नाव बॉर्डर पे और रायबरेली बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया। एक विजुअल है कुछ सेकंड का, मैं वो आपको दिखाऊंगा, फिर इसमें मैं विस्तार करके बता के खत्म करूंगा जी। वास्तविकता जानने के लिए वहां जा रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ रोक दिया गया है। अब ये आप लोग जमीन पे बैठ गए? हाँ, जमीन पर इसलिए बैठ गए कि हम अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं बैठ करके कि भाई हमारे साथ। अब देखिए दो पहलू है, एक कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरा पीड़िता जो भी लड़की है, आई हैव नो आइडिया कि, लेकिन अब ये पूरे प्रदेश में देखिए खंड हर खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा किसी में चूंकि टिप्पणी नहीं करूंगा किसी मामले पे। अगर हम बात करें धनंजय सिंह, अभय सिंह, तो कई सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने कप्तीरा, फलाना, धमाका, कई सारी चीजें दिखाई गई। लेकिन अब तमाम सारी चीजों को लोगों ने पहलू बना लिया। और मैं अगर बात करूं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मीडिया को भी लोगों ने अपना एक दूसरा हथियार बना लिया है। मीडिया को भी लोगों ने अपना दूसरा हथियार बना लिया है। तब तमाम सारे लोग उस हथियार के जो भागीदार है वो जाते भी है। ये तस्वीर उन्नाव और रायबरेली बॉर्डर की है। करनी सेना के कुछ रायबरेली में ठीक ठाक कार्यकर्ता है, तो वो कल जा रहे थे कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में कि पीड़िता गलत है, और तमाम सारा ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अब उसमें तमाम सारे नए नए पहलू निकल, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसका केस चल रहा है, और उस केस के तहत उस पीड़िता की जो भी मांग है, या हम पीड़िता के साथ संवेदना रखते हैं, या हम अगर बात करें तो कुलदीप सिंह सेंगर ने अच्छा किया बुरा किया, ये डिसाइड करने का हमें आपको किसी को राइट नहीं है। लेकिन वो माननीय न्यायालय का है, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश की एक सच्ची पीठ है, उसके यहाँ ये मुकदमा चल रहा है। और इसमें तमाम सारे सरकार के अंग हैं, तमाम सारी सरकार की तरफ से कवायदें की जा रही है, उनकी तरफ से किया। लेकिन अब अलग अलग चीजें पीड़िता की तरफ से, कुलदीप सेंगर की तरफ से, उनकी डॉटर की तरफ से, तमाम सारे सोशल मीडिया पे हम लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली क्या है इस मामले में, 8 साल सजा हुई, अब उसके बाद बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि पीड़िता गलत है। अब गलत है सही है, ये एक अलग मामला होगा। हमारा इससे किसी तरीके का IBC 24 इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। हम दोनों लोगों के जो सच्चाई है, दोनों पक्ष को लेकर के दिखाने वाले चैनल है, तो हम उस चैनल के तहत से ये कहना चाहेंगे कि जो भी चल रहा है, ये तमाम सारे संगठन अब उनके सपोर्ट में, वो उनके सपोर्ट में, तो तमाम सारे लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से अब ये देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे और लाइव भी। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए इस पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं की जा सकती। अगर कुछ गलत लगता है, कोई किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसके लिए हमारे न्यायपालिका बनी है। आप जाकर के न्यायपालिका में उस बात को, अपने पक्ष को रखें,
पर किसी के प्रति कोई गलत भावना, किसी गलत धारणा से कोई चीज आगे फ्लो ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यहाँ पर गलत चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता है और शायद यही कारण है कि छोटी सी घटना बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है। सबके अपने अपने समर्थक हैं, उस पीड़िता के भी अपने लोग समर्थक हैं, इस देश में उसके काफी समर्थक हैं। कुछ सिंगर के, जो कुलदीप सिंह सिंगर हैं, उनके भी कई समर्थक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, कोई धरना प्रदर्शन कीजिए या अपनी बात को रखना है। अगर आपको अपनी बात रखना है तो अपनी बात को आप न्यायपालिका में रख सकते हैं, और दोनों लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के पक्ष में खड़े होकर के कहीं पर हुड़दंग करें या अल्लाह बोल करें या कुछ भी करें, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर न्याय जिंदा है। जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सच होगा वो कहीं ना कहीं बरी होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि इंद्रवीर ने भी बताया कि सोशल मीडिया के इस जमाने में किस तरीके से गलत चीजों को भी बहुत तेजी से फ्लो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें अच्छी चीजें कहीं ना कहीं रुक भी जाती हैं। फिलहाल इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस दौर में कहीं ना कहीं गलत चीजों को इतनी तेजी से फ्लो किया जाए कि जो सच है वो कहीं ना कहीं दब जाए। फिलहाल ये काम है पुलिस का, प्रशासन का, और कहीं ना कहीं जो भी न्याय की बात है वो न्यायपालिका से मिलेगी और न्याय की उम्मीद अभी भी है, जिंदा है और लोगों को मिलता भी है। शायद यही कारण है कि विधायक जैसे लोग जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको भी सजा मिली है, वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रहे, बड़े से बड़े हों, उनको भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है हमारे यहाँ, लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र में अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने अगर कोई आवाज उठाई है तो उस आवाज को आप कुचलने का काम करें, उसे दबाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ठंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठंड से इस वक्त पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेहाल है और इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और अगर धूप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 12:38 हुए और राजधानी लखनऊ में अब जाकर के हल्की फुल्की धूप दिखाई दे रही है और गलन के साथ साथ हवा भी चल रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। शायद यही कारण है कि राजधानी के साथ साथ कई जगहों पर जो 8वीं तक के स्कूल हैं उसको 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और लखनऊ के जो डीएम है उन्होंने 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को चलाने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि ठंड से बचना है तो आपको उस तमाम चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होगा जिससे आप उससे बच सके, क्योंकि इस ठंड ने सब कुछ प्रभावित कर रखा है। जनजीवन प्रभावित कर रखा है, रेल यातायात की बात की जाए उसको प्रभावित कर रखा है, एयर की बात की जाए तो सभी चीजों को प्रभावित कर रखा है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डिलेड हैं, रद्द हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा है कि कुछ फ्लाइट्स को तो अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली, वो वापस घूम गई। साथ ही साथ कई ऐसी जो ट्रेनें हैं जो अपने रफ्तार के लिए जानी जाती हैं उनकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कई घंटे लेट चल रही है। फिलहाल तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, इस ठंड से लोगों को निजात दिलाने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन इन सभी से ज्यादा बेहतर है कि आप लोग खुद अपनी सतर्कता बरतें, जो भी जरूरी कदम हो उसको जरूर उठाएं, क्योंकि ठंड है, कुछ दिन ये ठंड ऐसे ही पड़ती रहेगी। गलन है, शीतलहर है और कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है ये कहीं ना कहीं मौसम को और भी ज्यादा ठंडा कर रही है। तो हर वो जो जरूरी कदम हो वो जरूर उठाएं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।